इतने बड़े अमीर ख़ानदान का मेरा इकलौता बेटा, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आज उसकी तीसरी शादी थी और पहली 2 शादियाँ जिनके बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहती। मुझे इस दुल्हन से पूरी उम्मीद थी कि वह मेरे बेटे को खुश रखेगी। आज सभी बहुत खुश थे, मेरा बेटा बहुत अच्छा कमा रहा था और इतने बड़े ख़ानदान का इकलौता वारिस होने के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए किसी किसी को भी यह तीसरी शादी अजीब नहीं लग रहा था कि उसकी तीसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है, पर मेरा दिल धक-धक कर रहा था। रात जैसे-जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था कि वह मेरी ही तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुँह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले ही चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तीसरी शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसीलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था क्योंकि समस्या नहीं थी। क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ही ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है, मुझे लगता है कि उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? उसकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उसकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएगी और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेजो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गा कर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं, लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन के कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद कर आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई। मैं किस विषय में बात कर रही हूँ, वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी तो मेरी ही इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। घर से बाहर सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातों में वैसे भी शांत होती हैं। क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी, बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें बार बार देख रही थी कि घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी। उसके बाद भी मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी। वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी।
वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। कुछ औरतें ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? सब उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी की छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बात करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया है। यह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसको फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालात बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी हो या उसमें कोई बीवी का हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा कहीं चला गया था। फ़िलहाल तो मुझे बहू की फ़िक्र थी कि अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर में नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने अपनी बहू को समझाया कि बहू, सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं आपके घर जाऊँगी और मुझे अपने घर जाने से न तो कोई समाज रोक सकता है, न कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी। वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी और बहुत अच्छी लड़की भी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ दिन में मैंने महसूस किया कि जैसे वह अरविंद को पसंद करने लगी है, और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा था इसी। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात ही चिल्लाते हुए कमरे से भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सब ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं रहना, मुझे घर में नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि हमारी बेटी के साथ क्या किया। अरविंद घर आ चुका था। अब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। हमारी लड़की के माँ बाप हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेली को सहनी पड़ी। घर के जमा लोगों ने भी मुझे अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी? आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं काशी
अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत न हार दी। लोगों के ताने तो स्नेह अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियाँ बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अरविंद दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुँह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता न हो तो वह खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि वह सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्यों था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे को कमरे से चीखती हुई भागती थी। उन लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उनसे अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही हमसे रिश्ता ख़त्म हो गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही मैंने उनके हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है, खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उसे डर कर भाग जाती थी। अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने पर भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पे घमंड जरूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता, पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर के खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा नहीं करता था, बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। यह सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पे बात होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार से हो रहा था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सिकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी करवाऊंगी, और ऐसी लड़की से कराओ जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती हैं। अरविंद की दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। यह मैं भी यही चाहती थी कि बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी भी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी, और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितना बड़ी बदनामी होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची कि मैं अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो, यह फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई। लड़की की माँ वालों ने भी शादी की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बस ठीक ठाक थी।
दुबली पतली और सामान्य नाक नक्शे वाली लड़की थी। क्योंकि मैंने लड़की वालों को बताया मेरे बेटे की शादी पहले हो चुकी है और बेटे की पत्नी कुछ समय ही उसके साथ रही और फिर छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी हो गए। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैं उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा, जिस तरह से तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं मामला सोचती हूँ कि कब तक बैठी रहूँगी, तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जो तेरे साथ हो, तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे से चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में चोर ज़रूर था, वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिला दूँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगी। इस बात शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया कि मम्मी रहने दो, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज है। शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरा रिश्ता नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले, मेरे कुछ सहेलियाँ वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। रश्मि को भी अरविंद के कमरे में ले गई और बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमने बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा, अरविंद की शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम डरना नहीं। जो भी हो तुम सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें उसे डराने धमकाने में, उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई और रश्मि को आराम करने के लिए बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, वह हर हाल में सोफे पर लेट गई। श्रुति को मैंने अपने कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि मम्मी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी, सोफे पे लेटी दिल ही दिल में मैं अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मानने में लगी थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया। मैंने उसे जैसे जैसे समझा कर थोड़ा शांत किया और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवास में बोली कि आपको अपने बेटे से पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती।
लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया और अपने बेटे से कहकर अपनी बेटी का तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत में भी कर सकते हैं। मैं सदमे से की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपने अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की थी और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में जो हम जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस दे देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फट रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने का तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता, मुझे ये बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त अरविंद की नज़र रखने लगी, उसकी हर हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसी सबूत मिले जिससे सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव में कभी ऐसा नहीं लगा, नहीं कि उसमें कोई अब नॉर्मल ही था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लड़के की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता सुनाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फ़ोन लगाया, उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को। मैंने उससे पूछा, नितिन तुम अरविंद के इकलौते दोस्त हो जिससे अरविंद अपने दिल की सारी बात करता है, मुझे अरविंद के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर वह हैरान रह गया कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया कि 3 बार शादी की है और तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3-3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था कि जो दुल्हन शादी की पहली रात ही भाग जाती है। मैंने एक बार फिर अरविंद की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैं कहाँ, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया, लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माँ बाप को नहीं बताई, बस लड़की को बताई। वह थोड़ी घबराई हुई सी बातें लड़की को समझा दी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद ही को संभालते हुए बोली, कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो इसमें क्या बुराई है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। जिस लड़की जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। दिल में मैं खुश हुई कि अगर सुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी और वह बाहर शादी मंदिर में हुई, सब कुछ ठीक था। और हैरानी की बात यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी।
थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी और अरविंद कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं थे। अरविंद के चेहरे से भी चिंताजनक रही थी। ऐसा लगता था कि वह भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी। वह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपनी मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी, तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन सुमन ने मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मज़दूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफ़िक्र रहें कि मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ नहीं बताऊँगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन सुमन, मुझे बताओ कि सही आखिर ऐसा क्या हुआ था? जो सच जानना चाहती हूँ। सुमन, तुमसे मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में कुछ बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी बात की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जानने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसा कारण भाव था कि मैं उसे रोक न सकी। सुमन चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ देर बाद सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। अरविंद की तीनों पत्नियां ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर ली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था सुमन अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अरविंद का चेकअप करा कर ही रहूँगी। अपने होशो हवास में तो अरविंद ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन इसीलिए एक दिन मैंने अरविंद को खाने की में दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ मिलाकर दी। अरविंद गहरी नींद में सो गया। उसके गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर चला गया। और फिर मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी के पहले ही रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन से बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है, प्लीज़ मुझे बता दो। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ को लेकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर मैंने सुमन से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी।
मैं सुमन को अपने घर ले आई, समझ नहीं में माता-पिता बहुत ही खुश थे और बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन दुल्हन बनकर मेरे अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफ़िस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत ख़राब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ़ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया। मैं अरविंद के कमरे में ही छिपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आँखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी संवरी बैठी सुमन पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक के आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ें सुनते ही सुमन बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। डर से वो थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का-बक्का सी रह खड़ी थी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ रहा था। सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी। अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अरविंद ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था। कौन अरविंद? परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई थी। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सख्ते में और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। अरविंद मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी, कुछ भी नहीं होगा। सुमन, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग नहीं थोड़ा काम करना शुरू किया और पहला ख्याल आया कि दिल में यही आया कि शायद अरविंद पे किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुलाया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने फैमिली डॉक्टर से फ़ोन किया। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है अरविंद पे किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है। मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के करैक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सुमन जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली कि मुझे लगता है कि आप मुझे घर ले जाना चाहिए। सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तो मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा घर है, इतना सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कर सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर ने मेरी बात हुई है, अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मुझे यकीन है, करो, अरविंद बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप की हालत देखते हुए सुमन राजी हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा था, सुमन बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई कि मेरा बेटा
ठीक हो जाएगा और उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे करीब अरविंद ने दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कहा हाथों से दरवाज़ा खोला था। सुमन ने मैंने अपने कमरे में भेज दिया। अरविंद एकदम तरोताज़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मनुष्य है एकदम नॉर्मल ही बात की थी। पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले मैं अरविंद के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखाई दी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई परमिला नाम की लड़की थी। शादी के रात ही उसके पति ने उसे कमरे में धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया। परमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती। परमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर परमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और परमिला के करैक्टर में ही अरविंद ने खुद को उतार लिया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो कि उपन्यास अरविंद पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा। उसे परमिला के करैक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार भी बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती अरविंद की निगाहें उसका पीछा करती थी। अरविंद का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे और सुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी कायल हो गई थी मैं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद बहुत ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा कि सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम उठाना है पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। शायद उसे यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। सुमन, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे फ़ौरन बाहर भाग आना। रात को अरविंद ने आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद को बेड को फिर भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया। मैंने अरविंद के आने के टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अरविंद आ चुका था। खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई कि अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में अरविंद खुद ही बोलना, मम्मी, सुमन कहाँ चली गई है? दिखाई नहीं दे रही। क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही श्रुति बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले श्रुति अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, तुम पहले खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। भगवान सब कुछ ठीक हो। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी और कुछ ही देर में मुझे सुमन और अरविंद की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया।
मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई, सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आँख देर से खुली, जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सुमन किचन में पहले ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अरविंद को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सुमन को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पे बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद और सुमन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।